मुझे याद है कि 400 रुपए एमएलए की मानधन हुआ करता था और 2.5 रुपए का खाना नीचे कैंटीन में मिला करता था। वो भी आमदार नहीं खरीद सकते थे, वो भी बहुत से एमएलए की माली हैसियत नहीं होती थी। ऐसे आलम में लोगों ने खिदमतें खल्क और वो जज्बा लेकर ही उम्मीदवारी करते थे। आज तो 2.25 लाख रुपया एमएलए कमा लेता है मंथली। अगर उनके घर का कोई ना कोई आदमी रहता है या कहीं बाहर का रहता होगा, उसको 30,000 रुपया अलग से पीए को मिल जाता है। 25,000 रुपया ड्राइवर को मिलता है। पिछले साल का जीआर के मुताबिक 32 बार वो हज चाहे जहां जाना चाहे जा सकता है बगैर पैसे के, एयरपोर्ट हवाई जहाज से। हिंदुस्तान में 25,000 किलोमीटर तक वो जाता है फ्री में अपनी बीवी के साथ, उसको फ्री होता है। और पूरे महाराष्ट्र में अपनी बीवी के साथ वो घूम सकता है बस में। ये असेंबली में आज जो बोला जाता है ना, मैं खुदा गवाह, मैंने कभी मालेगांव का नाम 7-20 की विधानसभा की कार्रवाई में 22 साल से नहीं सुना। 0 ओवर में खड़े होकर सवाल करते जिसका ना कोई रिकॉर्ड होता ना जिसका कोई नतीजा निकलता। आज ये शहर को हर तरह से, वो कारपोरेशन का नुमाइंदा हो, वो मेयर के रूप में हो कि वो एमएलए के रूप में हो, जिस रास्ते पे चले गए सिर्फ अपना भला, उसके आगे कुछ सुझाव नहीं देता। सबसे पहला निशाना मुस्तकीम राज ये कारपोरेशन के इलेक्शन में जेल में रहे। और ये अल्लाह, मरने के बाद भी अगर किसी आदमी को इतनी शिद्दत से याद किया जाता हो, जिसकी कब्र पे लोग मिट्टी दूसरे को देने जाते हो और वहां खड़े हो जाते हो, यही उस आदमी की जीत है साहब। नहीं हूं मैंने एक पैसा कभी आराम का नहीं कमाया, तुम इसकी गवाह हो। तुम अपने माँ बाप के पैसों पर घर चलाती। 15 पारे के साहब हाफिज थे, मैंने उनको देखा कि सुबह भी पढ़ते हैं और रात को देखते हैं कि हम लोग सो रहे हैं तो धीरे से पढ़ते हैं और हम लोग जाग रहे हैं तो एक आध पारा वो बरजुबानी पढ़ डालते। यहाँ मुख्तलिफ वार्डों से आए हुए जनता परिवार और जनता परिवार को चाहने वाले, निहाल अहमद साहब से मोहब्बत चाहत रखने वाले तमाम लोगों की मौजूदगी। असल में 29 फरवरी ये निहाल साहब के इंतकाल का दिन है। जिस तरह उनके अंदर अनफरादी खूबियाँ थी जो दूसरों में नहीं थी। मेरा बेटा 28 तारीख को की रात मुझको बोल रहा था कि मेरे बाप ने हमेशा ऐसी बातें की है जो लोग नहीं करते, जो लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। न जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है। और 29 तारीख भी 4 साल में एक बार आती है। निहाल अहमद साहब के बारे में मैं तो लम्हा लम्हा पल पल साथ रही हूँ। मैं अकीदत की हद तक एहतराम से बहुत ऊंचा उस शख्स की शख्सियत को मानती थी। मैं राष्ट्र सेवा दल से सियासत में सोशलिस्ट पार्टी में आई, कोई निहाल साहब की बीवी होने के नाते नहीं आई। लेकिन निहाल साहब का वो जलवा जो मैंने 12 साल की उम्र में राष्ट्र सेवा दल में सोशलिस्ट पार्टी में देखा, बड़े बड़े लीडर उस आदमी को, जबकि उनकी उम्र और लीडरों से बहुत कम थी, दंडवते से और दीगर लोगों से बहुत कम थी, लेकिन उनके काम करने के तौर तरीके को और सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदारी को, जो बोलना वो करना और बगैर बोले भी कर देना, ये बहुत से लोगों को नहीं आता। वो जमाना भी था, मुझे याद है कि जब एमएलए बनते थे तो घर भी नहीं होता था, आमदार निवास में भी जगह नहीं होती थी, उनको तनख्वाह और पगार भी नहीं मिलती थी। फिर कुछ दिन के बाद एक बात आई कि भाई जो एमएलए आएगा और अपने आमदार निवास में काम लेकर, तो उसको आना पड़ेगा।
तो उसको 1 किलोमीटर के पीछे खाना, आना जाना, सफर करना, उसका 1.5 रुपया दिया जाए। और तनख्वाह सुशील कुमार शिंदे धन जिसको बोलते हैं, सुशील कुमार शिंदे आए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शुरू हुई। मुझे याद है कि 400 रुपए एमएलए की मानधन हुआ करता था और 2.5 रुपये का खाना नीचे कैंटीन में मिला करता था। वो भी आमदार नहीं खरीद सकते थे, वो भी बहुत से एमएलए की माली हैसियत नहीं होती थी। ऐसे आलम में लोगों ने खिदमतें खल्क की और वो जज्बा लेकर ही उम्मीदवारी करते थे। मैंने न्याज साहब के जमाने में देखा, अक्सर उनसे सुना भी कि वो जब उम्मीदवारी के लिए वार्डों में जाते थे, प्रभाग में जाते, जिसको आज प्रभाग बोलते हैं, वार्डों में, तो किसी खटिया पे बैठ जाते थे और पूछते थे कि ये मोहल्ले के आदमी को मेंबर बनाना है, तुम्हारी क्या राय। वो वार्ड का बाहैसियत आदमी या चंद लोग मिलकर उसको खड़ा करते थे, उसके अखराजात भी करते थे और उसको चुन के लाते थे और उससे काम भी लेते थे। आज तो 3.25 लाख रुपया एमएलए कमा लेता है मंथली। अगर उनके घर का कोई ना कोई आदमी रहता है या कहीं बाहर का रहता होगा, उसको 30,000 रुपया अलग से पीए को मिल जाता है, 25,000 रुपया ड्राइवर को मिलता है। पिछले साल का जीआर के मुताबिक 32 बार वह हज चाहे जहां जाना चाहे जा सकता है बगैर पैसे के, एयरपोर्ट हवाई जहाज से। हिंदुस्तान में 25,000 किलोमीटर तक वो जाता है फ्री में अपनी बीवी के साथ, उसको फ्री होता है। और पूरे महाराष्ट्र में अपनी बीवी के साथ वो घूम सकता है बस में। ये सारी फैसिलिटी उस जमाने में जब न्याय साहब काम करते हैं। लेकिन आज इतनी सारी फैसिलिटी, हत्ता कि मैं समझती हूँ कि जब वो जाते हैं दस्तखत करने, सेशन चलता है, वो जमाने में 5 से 10, 15, 20, 25 रुपए तक मैं देखी और बाद में आखिर में मैं 100 रुपया देखी। इनको 2,000 रुपया मिलता है पर डे खाने के वास्ते। लेकिन हम जो देख रहे हैं, ये शहर में जो सबसे बड़ी कमी हुई वो है वोटरों की ज़हानत। ये शहर मीनारों का, मस्जिदों का, अदीबों का, शायरों का, आलिमों का, दीनी मिल्लत हमदर्दी रखने वालों का। लेकिन कैसे लोग आए सियासत में? किन लोगों को तुमने कुर्सी में बिठाया? एक अनपढ़ अंगूठे बहादुर को कभी बना दिया 99 में, वो 10 साल तक रहा। कारपोरेशन में भी रिजवान सर बैठे हैं। जब नजमुद्दीन साहब बने तो एक बार जब मैं भी मेंबर थी, शान भी मेंबर थी, साहब भी उस वक्त मेंबर थे 2007 में। जब वो खड़े हुए, नजमुद्दीन साहब मेरी पार्टी के मेंबर थे, वो किसी जमाने में मेरा काम भी करते थे, मैं जिस वार्ड से चुन के आती थी वहाँ, मगर कभी उन्होंने खड़े होने की हिम्मत नहीं की थी। जब वो खड़े हुए बोलने के लिए कि खड़े हो, तो क्या बोले मालूम है? राष्ट्रगीत को, आओ राष्ट्रवादी पढ़ो, राष्ट्रवादी पढ़ो। हम लोग हंस रहे थे कि जोर से कोई बोला कि राष्ट्रगीत बोलो साहब, राष्ट्रगीत। जिस शहर का मेयर इतनी बात नहीं जानता होगा कि राष्ट्रवादी और राष्ट्रगीत में फर्क क्या है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ऑफिसर जिसको लिख दे कि ये तजवीज में ये बात। मैं निहाल साहब का देखी, मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, वो मेयर थे, तो वो तजवीज जो लिखाते थे, हम लोग 2 दिन पहले मीटिंग लेते थे उसी हॉल में मेंबरों की और देते थे, तजवीज बनाते थे। वो तजवीज मैं दोनों तजवीज़ें पार्टी ऑफिस के आदमी से मैं मराठी में लिखवाती थी, मैं बोलती थी, वो लिखता था, कभी साहब लिखवाते थे। और वो तजवीज एक मेंबर के हाथ में हम देते थे कि जाओ ये तजवीज देना जब ये सवाल आएगा। हम वो गफला नहीं करते थे जो आज किया जाता है। पैसा, और ऑफिसर के पास इज्जत नहीं है मेयर की, क्योंकि उसको मालूम है तो पैसा लेता है और उसको लाके ऑफिसर ही पैसा लेता है। ये जो बड़ा एक तरह से दीवार खड़ी हो गई है मालेगांव शहर में, वो अनपढ़, जाहिल, सियासी सूझबूझ न रखने वाला
और काम की नीयत नहीं रखने वाला, सिर्फ पैसा कमाने की नीयत, तिजारत की नीयत से सियासत में आने वाला है। वादे बहुत बड़े बड़े, मगर किसी तरीके से ना कारपोरेशन में उस पर अमल हुआ, ना उस पर एमएलए बनते हुए उसकी नुमाइंदगी हुई। मैं आपको बताऊं कि 2013 में पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे और अजीत दादा पवार डेप्यूटी थे। मैं शान और साहब 2013 के जनता दल के धरने के लिए रात में चले गए, होटल में ठहरे, मुस्तकीम और बुलंद ये सब लोगों को लेके आए। मुझे वो क्या नाम है उसको आदमी का, सदर का, उनका कांग्रेस, कासलीवाल साहब मुझे फोन कर रहे थे बार बार कि देखिए वो रशीद साहब को पृथ्वीराज चौहान से मिलना है। तो मैंने मैं क्या कर सकती हूँ? बोले मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर लिया, कारपोरेशन से पूछा। बोले हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? बोले वो सुबह अजीत दादा पवार से 5 बजे मिलवाए सुबह साहब ने, पावर लूम वालों, इनको ही पृथ्वीराज चौहान ने 10 साल एमएलए रहा है जो आदमी, उसकी चल नहीं रही है, उसकी पार्टी के सीएम के पास। वो मुझे बोल रहा है कि मैं निहाल साहब को बोलूं कि वो बोले और इसकी मुलाकात हो जाए। ये हाल अगर किसी एमएलए का होता होगा, आज की बात भी आप अगर देखो तो आज बिजली का मामला इतना खतरनाक है, 37% 34% वो बढ़ने वाली है बिजली, घरेलू भी और सनत की भी। सबसे पहले किसको जागना चाहिए था इस शहर में? हमारा क्या है? हम तो खिदमत खल्क के लिए कर ही रहे सब। ये एमआरसी में शान चली गई, इन्होंने ऑनलाइन मुस्तकिम डिग्निटी ने अपने कुछ 2-4 साथियों के साथ बातचीत की। ये सबसे पहला काम इस शहर में जिन्होंने सत्ता को भोग रहे, पगार भी कमा रहे, उनका ये काम था कि वो जाते और एमआरसी करने के वास्ते अपने आराम से बैठते, वहाँ बात करते, ये तकलीफ दूर करने तो वहाँ असेंबली में बोलते। असेंबली में आज जो बोला जाता है ना, मैं खुदा गवाह, मैंने कभी मालेगांव का नाम 7-20 की विधानसभा की कार्रवाई में 22 साल से नहीं सुना। निहाल साहब के बाद से कभी मैंने नहीं सुना कि कभी 7-20 की विधानसभा की कार्रवाई में हमेशा सुनती हूँ। मैं अपने शोहर पर दबाव डालती थी कि तुम ज्यादा से ज्यादा बोलना असेंबली में, और मुझे पूछते तो सुनी ना, बोला मैं सुनी ना तुम, और मैं बताती थी। और बीबीसी लंदन उसको नश्र करता था। आज ये हाल है कि 0 आवर यानी कुछ नहीं बोलने का, रिकॉर्ड कुछ नहीं। अगर आप पार्लियामेंट की कार्रवाई सुनते होंगे तो पार्लियामेंट का स्पीकर बोलता है कि चलो किसको क्या क्या गाली गलौज करने की है, कभी कभी ये भी बोलता है कर लो, 0 आवर शुरू हो गया। 0 आवर में खड़े होकर सवाल करते जिसका ना कोई रिकॉर्ड होता ना जिसका कोई नतीजा निकलता। आज ये शहर को हर तरह से, वो कारपोरेशन का नुमाइंदा हो, वो मेयर के रूप में हो कि वो एमएलए के रूप में हो, जिस रास्ते पे चले गए सिर्फ अपना भला, उसके आगे कुछ सुझाव नहीं देता। ये मालेगांव शहर के वोटरों की बदनसीबी है। अगर ये हालात बरकरार रहे, हमको एक मोहर्रम पे लड़ना नहीं है, बहुत सारे मोहर्रम पर लड़ने का वक्त आएगा। 2024 के बाद ना जाने क्या होगा। मैं मार्टिन लूथर किंग की किताब पढ़ रही थी, उसमें मार्टिन लूथर किंग ने कहा, सिया फार्म का जो झगड़ा चलता था, कि लोग सियासत को बड़ा आसान समझते हैं। ये वही ज़हीन लोग हैं जो उसको चला पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन मैं वो लोगों से शदीद नफरत करता हूँ जो बुज़दिल है। बुज़दिली और गद्दारी में कोई फर्क नहीं। अगर कहीं हिटलर ने सबसे पहले किसी को खत्म किया तो वो सोशलिस्ट थे, उसके बाद केवलिस्ट थे, क्योंकि सोशलिस्ट जिद्दी होता है। और मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी मेरे इम्तिहान में पास हो गए। मैं मानती हूँ कि मैं 2 साल पहले जब बोली थी
कि जनता दल इंशाअल्लाह पूरी ताकत से वापसी करेगा और जनता दल ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इन्होंने अपने काम से उसको साबित किया है। अब लोगों को ये देखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके असरात क्या होंगे, ये शहर में तब्दीली कैसे आएगी और हम तब्दीली लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो इलेक्शन है ये तो मालूम नहीं रिजल्ट क्या होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट टिकेगी कि नहीं टिकेगी। एक बार मैं इत्तेफाक से जून में सरकार गिरने के पहले 22 फरवरी को मेरे यहाँ महाराष्ट्र पार्टी की मीटिंग हो रही थी और लोग शिकायत कर रहे थे कि ये पार्टी फोड़ देता है, शरद पवार ने वो पार्टी फोड़ दिया, हमारे वो एमएलए ले गया, वो खासदार ले गया। तो मैं आखिरी में बोली कि फिक्र मत करो, बहुत जल्दी महाविकास आघाड़ी गिर जाएगी। तो एक औरत नागपुर की मेरे आगे खड़ी है, बोले कब गिरेगी मैडम? मैंने सितंबर से पहले, जून में गिरी थी सरकार। इसलिए मेरी पार्टी के जो लोग हैं वहाँ महाराष्ट्र में जो काम करते तो मुझे पूछते कि अब सरकार कब गिरेगी, अब सरकार कब गिरेगी। यह मसला इतना सा नहीं है, अगर हम निहाल साहब के दबदबे का फायदा उठा लें। मुस्तकिम गए थे, मुझे मेरी पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने नाथा बाबू शेवाड़े ने परसों फ़ोन किया। मैं पार्टी ऑफिस में बैठी थी, उसके बाद उसने दोबारा फिर मैं घर आई तो फ़ोन किया। उसका बोलना ये था कि मैं उसको बोली कि शुक्रिया तुम भी मेरे दामाद के साथ गए। वो बोला मैं नहीं गया, जब मैंने फ़ोन किया तो वही खुश हो गए कि निहाल साहब का दामाद मिलने आ रहे हैं। और उन्होंने ही टाइम दिया, उन्होंने ही वक्त दिया। इसका तुम लोग फायदा उठाओ तुम्हारे गांव के लिए। आज प्रताप ओगाड़े ने जो बात कही उसके लिए जनता दल 70 जगह पर जिलों और तहसील में होली जलाएगा कल बिलों की। मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया कि मैं महाराष्ट्र जनता दल के ऑफिस के सामने मेरे हाथ से वो जले, मैं इनकार कर दी। तो अभी मुझे फ़ोन किए वो नाथा बाबू कि मैं जा रहा हूँ और मैं होली जलाऊंगा। 70 जगह पे जनता दल अपने इकाई के अपनी शाखाओं के अपने जो लोग हैं जो भी होंगे उनके जरिए वो बराबर कर रहा है। लेकिन मालेगांव जैसी पावरलूम सिटी में नहीं हो रहा। मैंने पूना का पढ़ा, जेडीएस महाराष्ट्र पे, जनता दल महाराष्ट्र पे पढ़ा कि पूरे महाराष्ट्र में लोग जाग रहे हैं। जब उनके तो घरेलू बिल की बात है। इसलिए आज मैं ये बोलना चाहती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है कि हम ये शहर का चेहरा मोहरा अगर बदलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये शहर का तलवारा का पानी बचा रहे। गिरना डैम की बात ये सोहेल अब्दुल करीम बैठे हैं। जब मैं प्रेसिडेंट थी 1996 और 1997 में, तो ये मेरे साथ मेंबर थे। 1996 में ही दिसंबर में 21-22 दिसंबर की बात रही होगी, यहाँ मधु दंडवते को बुलाया गया। वो उस वक्त जनता दल का राज था, उनको बुलाया गया और वो आए मालेगांव की म्यूनसिपलिटी के ऑफिस में और साहब ने उनको ये बोला कि भाई ये गिरना डैम की स्कीम का कई बरसों से पड़ा, ये चला जाएगा, अगर गवर्नमेंट पैसा दे तो ये काम हो जाएगा। साहब की कोशिश से मेरी सदारत के ज़माने में सोहेल अब्दुल करीम की तहरीक पर और मुर्तज़ा छगन छंगू नाम था उसका, छगन लिख के आता था, मुर्तज़ा छंगू मुकादम की ताई से वह पास हुआ। और पानी गिरना डैम उसके लिए देवीगौड़ा ने पैसा दिया, बाद में गुजरात ने पैसा दिया और वहाँ भी यहाँ भी रियासती गवर्नमेंट में भी मनोहर जोशी थे। कांग्रेस का कोई हाथ पैर नहीं लगा, सब दूसरी पार्टियों के हाथ पैर लगे। और वो गिरना डैम का साहब ये बार बार बोलते थे कि पहले कुदरती तौर से बहाव जो पानी का है वो पानी का होना चाहिए, ये बहुत महंगा है। उनकी तजवीज़ अभी पीछे मैं देखी, जब वो थे तो उन्होंने एक तजवीज़ लाई कि गिरना डैम का पानी बाद में दिया जाए। हालांकि उन्होंने 100 एकड़ जमीन इसको दिलाई और आज तो छोटे से प्लाट में मेयर पैसा खा जाता है, हजारों की करोड़ों कर देता है कीमत। या आयशा नगर कब्रिस्तान जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा भोग अगर भोगा होगा, किसी ने तकलीफ उठाई होगी तो वो जनता दल है। जनता दल का उस वक्त
दीपक भोसले था, दीपक भोसले का बहनोई था सुरेश पवार, उसकी वो जमीन थी। साहब बोल दिया कि झूठा पैसा देना ही, तो उसकी बेचारे की कुर्सी चली गई थी दीपक भोसले की। इतना पैसा खर्च किया वो सुरेश पवार ने आयशा नगर कब्रिस्तान में पैसा हासिल करने के लिए। उसके बाद वो आफत मेरे पर आई कि मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में गई तो मैं पैसा नहीं दी, प्रेसिडेंट थी तो मैं पैसा नहीं दी। तो वो सब तकलीफें जनता दल भोगता आया है। जहाँ जहाँ पैसा बचाने की, म्यूनसिपलिटी का खजाना बचाने की बात रही, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस बात को समझे कि हमको तब्दीली इस शहर में लाना है। हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा। अक्सर मैं बोर्ड पे लिखा करती थी, ब्लैक बोर्ड जब साहब मालेगांव में नहीं होते तो मैं लिखती थी, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा, हमारा अज़्म जवां है, हमारे साथ चले। एक मौका जनता दल को अगर मिले और जनता दल पूरी ताकत के साथ अगर कहीं चुनकर आ जाए, तो ये शहर का नक्शा बदलने की ताकत, कुव्वत अगर किसी में तो सिर्फ जनता दल में, और किसी पार्टी वार्टी में नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आए। अभी जब मैं 2007 की बात बता रही हूँ, मेरे ख्याल से 2008 की बात होगी, नजमुद्दीन साहब भी थे और वो कोई आदमी वो था कमिश्नर, थोड़ा दोरात कुछ नाम था उसका, तो उसने बचतगढ़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत जुमले बोल दिए और उसको हदीस और कुरान लगा के बोला। मैं मीटिंग हॉल में खड़े रह के बहुत बुरा भला बोली, तो साहब मुझे बोले बैठ जाओ मैं तजवीज़ लाता हूँ। जब साहब ने वो कमिश्नर के खिलाफ तजवीज़ लाई, हमारा बहुमत नहीं था, हमारे साथ 11-13 लोग से ज़्यादा लोग नहीं थे। बहुमत तो ये रशीद सर बैठे हैं, ये उस वक्त गठ नेता भी थे उधर, ये उठ के आए हमारी तजवीज़ के बारे में बात करने। वैसी बात पर भी कांग्रेस का जिसको बच्चा मेयर कहा जाता था उस जमाने में, आसिफ, उसने तजवीज़ लेके आ गई है साहब की तजवीज़ से खिलाफ, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम बोले उसके भी खिलाफ तजवीज़ लेके आ गया। इतना बेवकूफ़ आदमी। हम साहब की तजवीज़ को 38 वोट मिले, उसकी तजवीज़ को 18 वोट मिले, बहुमत उनका था। दोनों मिलके वो मुफ्ती कांग्रेस और ये वो कांग्रेस, रशीद कांग्रेस, दोनों मिलकर सरकार चला रहे, लेकिन मिला तजवीज़ पास हुई नवाज साहब की, यही नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मालेगांव शहर को पानी नहीं, बुनियादी सहूलत नहीं, साइना मालेगांव में नहीं लिया जाए। वो तजवीज़ भी उनकी बहुमत से पास हुई, जबकि बहुमत हमारा था नहीं। ये अदा, ये माहौल साजी और ये तरीक़ेकार नियाज़ साहब की हिकमत अमली का नमूना था। ये बैठे रिजवान सर, एक बार तो ऐसा हुआ कि वो आया ही नहीं, मेयर ही नहीं आया। हम बैठे बैठे खड़े रहे, मेयर नहीं आया, मीटिंग कैसे होंगी। वो मुल्तवी मीटिंग के साहब नहीं थे, मैं साहब बम्बई में तो उनको फ़ोन की कि मुल्तवी मीटिंग क्या करने का, बोले चला रिजवान को बना दो मेयर। रिजवान सर को बना दिया मेयर। हम ही 13-14 लोग मुल्तवी मीटिंग थी, हम ही तजवीज़ पे तजवीज़ पास करते चले गए। मैं खड़ी होती थी, बोलती थी, शान खड़ी होती थी, तायद करती थी। दूसरे मेंबर हमारे बेचारे वो तो कुछ बोलते नहीं थे, यही बोलते थे, हम दोनों तीनों बोल के सब। जो जामे तो सालियात का गेट है, वो गेट की तजवीज़ ही उसी दिन की शान है, इनकी तजवीज़ है। जो जामे तो सालियात के पास गेट है, वो शान है इनकी तजवीज़। तो ऐसे वक्त में कैसे सियासत की जाती है और कैसे जीता जाता, ये हमको आता है, और ये जनता दल के एक एक वर्कर को आता है। अभी यहाँ अल्ताफ बैठा था, अल्ताफ मामा, वो कहीं जाता है वहाँ तो मुझे फ़ोन करता है, इसको मारो क्या, ठोको क्या, मेरा काम नहीं करता। वो ठोकता होता कुछ नहीं, बस डराता मेरे नाम और उसका काम हो जाए, फिर बोलने आता मुझे या फ़ोन करते था कि मेरा काम हो गया। ये है जनता दल के वर्कर की ताकत और दबदबे का नियाज़ साहब का असर। ये जिंदा रहे, ये दबदबा इस शहर में वापस आए, जबकि वापस आ रहा है। जैसा मशावरत चौक में हुआ और वहाँ पर इन्होंने धरना दिया जनता दल की तरफ से, शान ने, मुस्तकीम ने, और वो लोग छूटे उल्मा। जब मुस्तकीम जेल में थे तो मैं साथ थी, शान के भंगार बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ धरना दिया। मेरे साथ वो घुसर साहब इधर से उधर घूम रहे थे, मगर उसने हाथ नहीं लगाया किसी वर्कर को, कोई केस नहीं किया।
हालांकि उसके बाद लोगों पर केस हुआ, हम पर केस नहीं। 12 नवंबर का वाकया, मालेगांव शहर की कारपोरेशन जीतने के लिए लगाया गया जनता दल के मुखालिफ पार्टियों का घनावना करतूत था। मैं रशीद सेठ डेवले वाले और खलील वकील मरहूम, हम तीनों एसपी के पास गए। उनको बोले, उनको निवेदन दी मैं कि मैं 3 दिन शाम की बैठने से पहले की बात बैठना चाहती हूँ, जो लोग जेल में उनके लिए। तो अरे ऐसा मत करो। मैंने क्यों? बोले अभी ऐसा नहीं करने का। मैंने रात के 1:30 बजे वो बैठता लंगड़ा आदमी, इसके उसके नाम पता था, वो अच्छा लगता? हम अच्छे भले आदमी तुमको सुना तो सुनते नहीं हमारी बात। मैंने कबूल करवाई उससे कि सचमुच नाम बताए गए थे। सबसे पहला निशाना मुस्तकीम राज ये कारपोरेशन के इलेक्शन में जेल में रहे। और ये अल्लाह का बंदा भी ऐसा है कि मुझे हाईकोर्ट के जज, जनता दल के ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, साबिक जज है, बीजे कोलसे पार्टी, मैं उनसे बात कर रही थी और वो बोलत होते त्याला जेलमध्ये नका जाऊ द्या, मी सोडून घेईल त्याला हाईकोर्ट मध्ये इंटी सेक्रेटरी पे। ये बोले नहीं मैं जेल में जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा जेल। मुस्तकिम जेल में गए। ये है जनता दल के वर्कर की सोच कि जिन्होंने किया वो रह गए, वो इंटी सेक्रेटरी बेल ही लेते रह गए। मगर इस आदमी ने उनके साथ रह के उनके दुख दर्द को बांटा, शहर के दुख दर्द को समझा और शान वो करती रही। कोरोना का भी देखो आप कि सेकंड ये राउंड जब कोरोना का चल रहा था तो शान ने वहाँ थाली बजाओ तहरीक चलाई। उसका असर था कि लोग मालेगांव में सब दुकानें खुली रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया, लोग यहाँ आके लेते थे। ये जनता दल के वर्कर की ताकत। इस ताकत को अच्छे काम में, पुख्तगी में, पाए तकमील तक पहुंचाना इलेक्शन में ये वर्करों की पहली जिम्मेदारी है। वोटरों को के दिमाग में डालना ये भी उनकी जिम्मेदारी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, यहाँ भी नहीं आती हूँ। मैं मेरे ऑफिस में बैठती हूँ 1 बजे से 7-8 बजे तक किदवाई रोड पर रोज़ बैठती हूँ। या अरुण मास्टर साहब बैठे, हमारे पास बहुत सारे लोग आते जाते, हम लोग उनका काम करते रहते। लेकिन इस शहर को अगर बचाना है, इस शहर के तलवार के पानी को बचाना है, ये शहर की बिजली को बचाना है, ये शहर में अलग अलग मसलों से अपने आप को दूर रखना है और जीत हासिल करना है, तो जनता दल के ही तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा जो निहाल साहब ने अपनाया, जो दबदबा पैदा किया। वो दबदबा तो ऐसा दबदबा था कि पुलिस हिम्मत नहीं करते कि जनता दल के ऑफिस में मीटिंग हो रही है। मुझे हमारे यहाँ अशोक पाटिल है, एक वर्कर है, वो मुझे बोला कि एक नया पुलिस वाला आया, पुलिस वालों को शरारत सूझी, उसको बोले जा निहाल साहब ने सांग मुझे धरना नका दू। बेचारे को उसको मालूम नहीं कुछ। साहब तकरीर करके मुझे अशोक ही बताया कि वो ऊपर चढ़ा, साहब ने ऐसा देखे वो बेचारे के तो कपड़े गीले हो गए। ये अशोक बोला कि मेरे को सब धोने लगाया साहब ने। ये हाल दबदबे का होना चाहिए जो हम वापस लाने की कोशिश वर्करों के दम से करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। साहब को असली सच्चा अगर कोई खराज अकीदत होगा तो वो यही खराज है। मैं अक्सर बोला करते हूँ, ख्वाबो ख्याल फिक्र नज़र में समाये हो, लगता है जिंदगी में मेरी लौट आए हो। शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क। पेवंद खाक हो के भी पागल बनाए। मरने के बाद भी अगर किसी आदमी को इतनी शिद्दत से याद किया जाता हो, जिसकी कब्र पे लोग मिट्टी दूसरों को देने जाते हो और वहाँ खड़े हो जाते हो, यही उस आदमी की जीत है। साहब ने एक बार मुझसे कहा, जब मैं बोली कि मेरी माँ ने बहुत सहा होगा, इकलौती बेटी थी, मैं सियासत में मजदूर यूनियन चलाई, जान जोखम में डाली, तुम्हारी माँ ने वो साहब मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी सियासत। साहब उन्होंने बहुत कोशिश की। आखिर में एक दिन उन्होंने मुझे अच्छे ढंग से समझाते हुए एक बात बोली थी, वो तो बहुत लंबा वाकया है, कि याद रखो मैं दौलतमंद नहीं हूँ, मैंने एक पैसा कभी आराम का नहीं कमाया, तुम इसकी गवाह हो, तुम अपने माँ बाप के पैसों पर घर चलाती। लेकिन याद रखना एक बात कि यही बच्चे खिदमत खल करेंगे, यही मेरा सवाब जारी है, मेरा वर्कर काम करेगा, यही मेरे लिए सवाब जारी है। इस आदमी की 15 पारे के साहब हाफिज थे। मैंने उनको देखा कि सुबह भी पढ़ते हैं और रात को देखते हैं कि हम लोग सो रहे हैं तो धीरे से पढ़ते हैं, और हम लोग जाग रहे हैं तो एक आध पारा वो बरजुबानी पढ़ डालते। आज जब तुम
देखते हो फार्मेसी कॉलेज की बुनियाद इनायत साहब के मिनिस्ट्री के ज़माने की, उसकी वजह से मालेगांव शहर में जगह जगह मेडिकल स्टोर आए। नहीं तो पहले फसाद होता तो दवा को तरसते थे लोग। ये इतना ही नहीं, मालेगांव शहर में जगह जगह जो भी आज है स्कूलें, उनकी परमिशन ये सब निहाल साहब की लाएंगे। हत्ता कि जेटी का एक प्रोग्राम में मैं थी और मैं एडिटोरियल में लिखती थी कि जेटी का भी सारा कारोबार अव्वल से आकर था साहब का। तो उनकी बेटी खड़ी हुई बोलने के लिए और उसने इस बात का एतराफ़ किया कि ये ज़मीन जो है हम मौलवी, उन्होंने ज़रा होशियारी से बोला कि हम मौलवी उस्मान साहब के पास गए और उन्होंने अपने बेटे से कहकर ये ज़मीन भी हमको दिलवा। इन्हें बात तो वही हुई मगर दूसरे तरीके से हो गई। और यहाँ तक कि वुमेंस कॉलेज की, नाइट कॉलेज की, वर्ग बढ़ाने की सारी, यहाँ तक कि धूलिया के इलम सरदार की, नासिक के स्कूलों की, नासिक के पत्रकारों की, पूना में दुकानों की, ये सब साहब की देखी। अभी भी आप देखेंगे तो जमूर कॉलोनी के घर ठीक ठाक है, और अभी जो कॉलोनी बनी उसके घर, बुलंद इकबाल ने एक बार हिला के बताया था कि घर हिल रहे। मुस्तकिम में लोग गए थे वहाँ, देखो बोले घर हिल रहे, इसको मर जाएंगे लोग। आज ये चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही तरीका है कि जनता दल को मजबूत कीजिए आप। मैं यही बोलने के लिए खड़ी हूँ और मैं समझती हूँ कि यही एक मौका है कि इलेक्शन आए। पता नहीं असेंबली का इलेक्शन पहले आ जाता है, कोशिश ये भी कर रहे हैं ऊपर से कि असेंबली और पार्लियामेंट एक जगह हो जाए, क्योंकि उनके भी पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है। अभी सामने इलेक्शन का नतीजा 2 तारीख को आएगा। जो ग्रेजुएट मतदार संघ का आया उसमें तो पूरी तरह से बीजेपी सो गई। अब ये क्या होगा इसका इलेक्शन का नतीजा पता नहीं, लेकिन कभी कभी तो उनको इलेक्शन लेना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो ये बात हो। इसलिए मालेगांव का वर्कर अपने आप को हर फील्ड में तैयार रखे कि वो अपने साहब के ज़माने में जिस तरह लड़ता था औरों के लिए। कितने वर्कर है जो बन गए होंगे मेंबर, ऐसे ऐसे लोग मेंबर बन गए जिनको खुद को मालूम नहीं कि मेंबर बन जाएंगे, ऐसे गरीब लोग। और साहब छोटी छोटी जात भी ढूंढते थे, छोटा छोटा आदमी भी ढूंढते थे कि ये आदमी समाज का है, ये खटकी है, ये बागवान है, ये शाह है, इसके घर की भी नुमाइंदगी मिले, कुरैशी है, इसको नुमाइंदगी। ये सब भी वो देखते कि समाज को नुमाइंदगी मिले। अगर सच्चा खराज अकीदत हम पेश करें तो यही है कि ऐ शहर तेरे निगहबान है हम लोग। ये वर्कर को चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, अपने अमल के साथ और लाहिया अमल तय करके करना पड़ेगा। और मुस्तकीम और शान के कामकाज से मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने अपने कामकाज से पार्टी को नई जिंदगी दी, पार्टी के लिए अपना वक्त दिया, अपना पैसा दिया। आज जो यहाँ हो रहा है कामकाज, ये आधार कार्ड जैसे कामकाज पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं। मुझे बोलते पार्टी के लोग कि क्या बहुत बड़ा काम करते हो तुम, कितना पैसा खर्चा करते हो, बहुत बड़ी कुर्बानी है तुम्हारी। और वो मालेगांव आज वो सब यहाँ आने वाले थे, मैं उनको बोली कि वो तुम्हारी होली जलाओ उधर, इधर क्या करते आके, इधर बहुत लोग रहते, इधर मत आओ। बोले हमको अच्छा लगता उधर आके, कुछ हिम्मत आती, हौसला आता हूँ। आज हमारी जो कोशिश है वो ये हो कि हम अच्छे तरीके से कारपोरेशन में या उसमें अच्छे ढंग से कामकाज करें और मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। मैं ऐसा मानती हूँ कि नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी है और वो आगे बढ़े, और नौजवान ही बदल गया तो शहर का नक्शा बदल गया। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात करती हूँ।